विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम संविधानवाद की विभिन्न अवधारणाएं और उसकी चुनौतियों और उसके निराकरण के प्रयासों का अध्ययन करेंगे। संविधानवाद की जो है विभिन्न अवधारणाएं प्रचलित हैं, जैसे संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा, संविधानवाद की साम्यवादी अवधारणा और विकासशील लोकतंत्रों की अवधारणा। संविधानवाद एक गतिशील अवधारणा है और इस कारण देश काल की बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप संविधानवाद के एक से अधिक रूप हो सकते हैं। यदि संविधानवाद राजनीतिक समाज के आदर्शों, मूल्यों और मान्यताओं का बोध कराता है, तो ये आदर्श विभिन्न राष्ट्रों के अलग अलग भी हो सकते हैं। अतः भिन्न संस्कृति वाले देशों में संविधानवाद की अवधारणा भिन्न हो सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा। पाश्चात्य संविधान में साध्य तत्व व्यक्ति की स्वतंत्रता और साधन तत्व सीमित सरकार है। उदार लोकतंत्रों में संविधानवाद का प्रमुख आधार संस्थागत व प्रक्रियात्मक प्रतिबंधों से नियंत्रित सरकार है। ये प्रतिबंध ही राजनीतिक शक्ति द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन से बचाव भी करते हैं। इसलिए पाश्चात्य संविधानवाद में राजनीतिक शक्ति पर सुनिश्चित नियंत्रण की व्यवस्था ही मूल तत्व है। पाश्चात्य संविधानवाद के जो कुछ दार्शनिक आधार हैं वो हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक समानता, सामाजिक आर्थिक न्याय व लोक कल्याण की साधना। इन दार्शनिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक शक्ति को साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसके लिए राजनीतिक शक्ति का संस्थाकरण किया जाता है, अर्थात राजनीतिक शक्ति व्यक्तियों के स्थान पर संस्थाओं में निहित की जाती है। शक्ति को संस्थाओं में निहित करके दोहरा उद्देश्य प्राप्त किया जाता है। पहला, सरकार को सीमित रखा जाता है और दूसरा, सरकार को उत्तरदायी बनाया जाता है। किसी भी प्रकार की संस्थात्मक व्यवस्था सरकार को तभी सीमित और उत्तरदायी रख सकती है जब राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक व प्रतिनिधियात्मक हो और समाज व्यवस्था बहुत खुली हो। सरकार को सीमित करने तथा उसे उत्तरदायी रखने की सभी संस्थागत व्यवस्थाएं निम्न अवस्थाओं में ही प्रभावशाली बन सकती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? पहला, सरकार लोकतांत्रिक ढंग से संगठित हो। दूसरा, सरकार प्रतिनिधियात्मक हो। और तीसरा, बहुल व खुली सामाजिक व्यवस्था हो। राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित और उत्तरदायी रखने के लिए पाश्चात्य समाजों में अनेक संस्थागत व्यवस्थाएं की जाती हैं, जैसे विधि का शासन, है ना, मौलिक अधिकारों व स्वतंत्रताओं का प्रावधान, राजनीतिक शक्तियों का विभाजन, शक्ति पृथक्करण व नियंत्रण संतुलन आदि, और निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका। पाश्चात्य संविधानवाद में राजनीतिक उत्तरदायित्व को व्यवहार में प्राप्त करने के लिए राजनीतिक शक्ति के एकाधिकार से बचाव की व्यवस्था की जाती है। ऐसा माना जाता है कि राजनीतिक शक्ति के एकाधिकार से बचाव की जो व्यवस्था है वो प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति में निहित रहती है। प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति तभी रहती है जब निम्न संस्थात्मक व्यवस्था हो, जिनमें है नियमित चुनाव, राजनीतिक दलों व दबाव समूह की स्थापना का वातावरण, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, लोकमत की प्रभावशीलता, सामाजिक बहुलवाद की विद्यमानता आदि। स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के अन्य देशों में पाश्चात्य संविधानवाद की अधिकांश लक्षण विद्यमान हैं और इस प्रकार ये पाश्चात्य संविधान से जुड़ी हुई राजनीतिक व्यवस्थाओं के लक्षण हैं। संविधानवाद की दूसरी अवधारणा है साम्यवादी अवधारणा, मार्क्सिस्ट कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सरकार और राजनीतिक शक्ति के बारे में साम्यवादियों की धारणा पाश्चात्य उदारवादी धारणा से एकदम भिन्न है। साम्यवादी सरकार को पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली मानते हैं, जो धनिक वर्ग के निर्धन वर्गों से रक्षा का ही कार्य करती है। उनके अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार आर्थिक शक्ति है। जिनके हाथ में आर्थिक शक्ति होगी
उसी के हाथ में राजनीतिक शक्ति भी आ जाएगी। इसलिए पूंजीपति ही राजनीतिक शक्ति के धारक व संचालक होते हैं। साम्यवादी सैद्धांतिक दृष्टि से सरकार को नियंत्रित करने की व्यवस्था को स्वीकार करते हुए भी पाश्चात्य जगत द्वारा बिछाए हुए नियंत्रणों की जाल व्यवस्था से सहमत नहीं है, क्योंकि उनकी दृष्टि से यह राजनीतिक नियंत्रण आर्थिक शक्ति को नियंत्रित नहीं करते और इसलिए आर्थिक शक्ति को नियंत्रित किए बिना राजनीतिक शक्ति पर लगाए गए नियंत्रण न केवल भ्रमकारी हैं बल्कि व्यर्थ सिद्ध होते हैं। इसलिए वे ऐसे नियंत्रणों में विश्वास करते हैं जो समाज की आर्थिक शक्ति को नियंत्रित कर सके तथा ऐसी आर्थिक स्थिति उत्पन्न कर दे जिसमें कि यह शक्ति किसी वर्ग विशेष के पास न रहकर सारे समाज में निहित हो जाए तथा ऐसे समाज की रचना करना चाहते हैं जो वर्ग रहित तथा राज्य रहित हो, जिसमें हर व्यक्ति आर्थिक उत्पादन में सहभागी हो तथा हर व्यक्ति की आर्थिक इच्छाओं की पूर्ति संभव हो, ताकि आर्थिक दृष्टि से किसी भी व्यक्ति का शोषण न हो। साम्यवादी अवधारणा का जो संविधानवाद की अवधारणा को की जो कुछ मूल मान्यताएं हैं, जैसे पहला सामाजिक जीवन में शक्ति के आर्थिक पहलू की सर्वोच्चता, समाज में आर्थिक शक्ति से संपन्न वर्ग का प्रभुत्व, राजनीतिक शक्ति का आर्थिक शक्ति के अधीन होना। आर्थिक शक्ति को सार्वजनिक सत्ता के अधीन बनाने के लिए साम्यवादी समाजों में प्राय कुछ व्यवस्थाएं की जाती हैं, जिनमें कि उत्पादन व वितरण के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है, संपत्ति का समान वितरण तथा राजनीतिक शक्ति पर साम्यवादी दल का एकाधिकार होता है। तो इस प्रकार संविधानवाद की साम्यवादी अवधारणा संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा से भिन्न है। उनके अनुसार उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व व संपत्ति की समान वितरण ऐसी आधारभूत व्यवस्थाएं हैं जो राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग को प्रभावशाली ढंग से रोकती हैं और संविधानवाद के आदर्शों को व्यवहार में केवल कुछ ही लोगों को नहीं वरन सब नागरिकों को उपलब्ध कराती हैं। तीसरी अपनी जो अवधारणा है वो है विकासशील लोकतंत्रों की अवधारणा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन डेवलपिंग डेमोक्रेटिक नेशंस। विकासशील देशों में संविधानवाद अभी तक अस्थायित्व के दौर से गुजर रहा है। इन देशों में अनेक राजनीतिक समस्याएं हैं, जैसे राजनीतिक स्थायित्व की समस्या, आर्थिक विकास की समस्या, सुरक्षा की खोज, राजनीतिक सत्ता की वैधता की समस्या, आधुनिकीकरण में रुकावटों की समस्या, राजनीतिक संरचना विकल्पों के चुनाव की समस्या आदि, जिससे संविधानवाद के आधार निश्चित नहीं हो पाए हैं। विकासशील देशों की इन समस्याओं के बावजूद विकासशील लोकतंत्रों में संविधानवाद के कुछ लक्षण परिलक्षित होने लगे हैं, जैसे संविधानवाद निर्माण की अवस्था में है। यहाँ पर संविधानवाद मिश्रित प्रकृति रखता है, संविधानवाद प्रवाह के दौर में है और संविधानवाद दिशा रहित चरण में है। संविधानवाद की तो इस प्रकार जो संविधानवाद की विकासशील राज्यों की अवधारणाओं को में साध्य तो पाश्चात्य अवधारणा के समान है, परंतु साधनों की दृष्टि से साम्यवादी विचारधारा के अधिक समीप है। संविधानवाद की जो है विभिन्न अवधारणाओं के अध्ययन के आधार पर यह कह पाना संभव है कि संविधानवाद की मूल अवधारणा पाश्चात्य संविधान की अवधारणा या उदारवादी लोकतंत्रीय व्यवस्था पर आधारित ही है और इसको लक्ष्य करते हुए C.H. मैकाइवे लिखते हैं, संविधानवाद का सर्वाधिक प्राचीन, सर्वाधिक आग्रहयुक्त और सर्वाधिक स्थायी तत्व आज भी वही है जो लगभग प्रारंभ से ही चला आ रहा है और वह शासन तंत्र, सरकार का विधि संपन्न परिसीमन। ठीक है। और पाश्चात्य देशों के संविधानवाद के क्या लक्षण हैं कि माँ संविधान हो, है ना। सबसे पहला
संविधान की जो पाश्चात्य अवधारणा का, जैसे हमने पहले भी अध्ययन किया, संविधान होना चाहिए, क्योंकि बिना संविधान के संविधानवाद संभव नहीं होता। दूसरी अवधारणा, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन हो, है ना। लोकतंत्र को ही संविधानवाद या संविधानवाद को लोकतंत्र का समरूप मान लेने की भूल नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो फिर भी ये माना जाता है कि जहाँ लोकतंत्र होता है वहाँ संविधानवाद फल फूलता अच्छा है ना। तो इस कारण प्रत्येक लोकतंत्री राज्यों को संविधानवादी राज्य कहना संभव नहीं होता, लेकिन लोकतंत्र और संविधानवाद परस्पर समरूप न होने पर भी लोकतंत्री शासन संविधानवाद की एक पूर्व शर्त है। विधि सम्मत शासन और शासन सत्ता पर नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। यानी वहाँ पर अरस्तु के समय से ही ये विचार मान्य है कि आदर्श राज्य में सर्वोच्चता की स्थिति किन्हीं व्यक्तियों को नहीं अपितु विधियों को ही प्राप्त होनी चाहिए और शासन विधि सम्मत होना चाहिए। शासन सत्ता पर ऐसे नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए कि शासक वर्ग सत्ता का दुरुपयोग न किया जा सके। मूल अधिकारों की व्यवस्था और न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए, है ना। शक्तियों का विभाजन होना चाहिए और विकेंद्रीकरण होना चाहिए। कैसे हैं शक्तियों का विभाजन? कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की शक्तियाँ एक ही व्यक्ति में न होकर अलग अलग संस्थाओं में निहित होनी चाहिए, और जिससे कि शासन सत्ता का जो है दुरुपयोग रोका जा सके, है ना। और विकेंद्रीकरण होना चाहिए, है ना। तो इसमें शक्ति एक ही व्यक्ति के विकेंद्रीकरण जो है सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा की व्यवस्था का कार्य करता है। अगली जो विशेषता है जो पाश्चात्य अवधारणा की, कि सत्ता और व्यवस्था में शांतिपूर्वक परिवर्तन की क्षमता होनी चाहिए, है ना। और इस सत्ता में शांतिपूर्ण परिवर्तन तभी संभव है जबकि निश्चित अवधि पर चुनावों की व्यवस्था हो, एक से अधिक राजनीतिक दलों का अस्तित्व हो और लोकमत के निर्माण और अभिव्यक्ति के साधनों की स्वतंत्रता की स्थिति प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त समाज के कुछ मूल्य और आदर्श रहते हैं। अतः संविधानवाद का आदर्श इस बात की मांग है कि व्यवस्था में अपने आप को इन बदलते हुए मूल्यों के अनुसार ढालने की क्षमता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त श्रेष्ठ परंपराएं और सामाजिक बहुलवाद का भी पर्याप्त महत्व है ना। इस दृष्टि से जो है समाज में सुस्थापित परंपराएं हैं तो शासन इन परंपराओं की उपेक्षा करके जनमत को कुद करने का साहस नहीं कर पाएगा। सामाजिक बहुलवाद समाज के विभिन्न संघों के माध्यम से शासन की शक्तियों को मर्यादित रखता है। श्रेष्ठ परंपराएं और सामाजिक बहुलवाद का महत्व इस दृष्टि से भी है कि जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने जिन संवैधानिक व्यवस्थाओं के आधार पर एकता, स्वतंत्रता और न्याय के लक्ष्य को प्राप्त किया है, दक्षिण अफ्रीकी राज्यों में वे अधिकारी वर्ग द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग को नहीं रोक सके हैं, है ना। तो इस दृष्टि से जो है जो सामाजिक बहुलवाद और यानी समाज के विभिन्न संघों के माध्यम से शासन की शक्तियों को मर्यादित रखता है और शासन संस्था जो है वो मर्यादित रहता है। तो संविधानवाद की जो पाश्चात्य अवधारणा ही श्रेष्ठ अवधारणा मानी जाती है और यही मूल संविधानवाद माना जाता है। संविधानवाद के बारे में इन जो इसके विकास क्रम के बारे में, इसकी विभिन्न अवधारणाओं के बारे में हम चर्चा के बाद हम देखते हैं कि संविधानवाद के समक्ष कौन कौन सी समस्याएं हैं, है ना। तो पहली है युद्ध और तनाव का वातावरण, है ना। तो युद्ध और तनाव का वातावरण संविधानवाद के मार्ग में एक प्रमुख बाधा है। युद्ध तथा युद्ध की आशंका प्रत्येक स्थिति में शासन के द्वारा अपनी शक्तियों में बहुत अधिक वृद्धि कर ली जाती है और जनता भी सामान्य शक्तियों में इस वृद्धि को स्वीकार कर लेती है ना। तो युद्ध के कारण संविधानवाद समाप्त हो जाए, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। लेकिन युद्ध तथा राज्यों के बीच तनाव का वातावरण संबंधित राज्यों के संविधानवाद पर भारी दबाव डालकर उसे शिथिल कर देता है। नेक्स्ट है निरंकुशतावाद।
संविधानवाद को निरंकुशतावादी प्रवृत्ति का निरंतर सामना करना होता है। निरंकुशतावाद विभिन्न रूपों और नामों में प्रकट होता है। मजदूर वर्ग का अधिनायकवाद, फांसीवाद, नाजीवाद या सैनिक शासन निरंकुशतावाद के ही विभिन्न रूप हैं और इनमें से किसी का भी संविधानवाद से कोई मेल नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में केंद्रीय शासन के पास अत्यधिक कार्यभार है ना। तो वर्तमान समय में लोकतांत्रिक संस्थाओं में केंद्रीय संस्थाओं यानी व्यवस्थापिका, मंत्रिमंडल, अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्रपति का जो पद है, इनमें कार्यभार की बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। ये केंद्रीय संस्थाएं जब इस कार्यभार को नहीं उठा पाती, तब जनता में स्वयं संविधानवादी व्यवस्था के प्रति असंतोष की स्थिति का उदय होता है और अनेक बार अत्यधिक कार्यभार से पीड़ित ये केंद्रीय संस्थाएं स्वयं ही अपनी शक्तियों का एक भाग ऐसे पदाधिकारियों को सौंप देती है जिनके पास निर्णायक शक्ति का होना संविधानवादी व्यवस्था के अनुरूप नहीं कहा जा सकता। जनता की आर्थिक सामाजिक असंतुष्टि है ना। जनता की जो सामाजिक आर्थिक असंतुष्टि जो है की दिशा में आगे बढ़े, तब उसका मार्ग संतुष्टि होनी चाहिए। यानी कि जनता की जो सामाजिक आर्थिक असंतुष्टि संविधानवाद के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं का अपेक्षित गति से समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाना और जो है जन आंदोलन की स्थिति को उत्पन्न करता है और कभी कभी तो आंदोलन की स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि समस्त संवैधानिक व्यवस्था संकट में पड़ जाती है। विभिन्न वर्गों द्वारा संविधान प्रदत्त स्वतंत्रताओं का दुरुपयोग, यानी जब विभिन्न नागरिक समूह संविधान प्रदत्त जो स्वतंत्रताओं का दुरुपयोग करते हैं और तो संविधानवाद के लिए संकट हो जाता है। नागरिकों द्वारा इस बात को समझ लिया जाना चाहिए कि सरकार का विरोध करने के उनके इस अधिकार की सीमाएं हैं और इन सीमाओं का पालन अवश्य ही किया जाना है। सरकार में इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि उसके द्वारा संविधानवाद विरोधी तत्वों को नियंत्रित किया जा सके। संविधान के अस्थायी स्थगन से उत्पन्न समस्या। अनेक बार जन असंतोष गंभीर आंदोलन की स्थिति को जन्म दे देता है तथा संविधानवाद के विरोधी तत्वों के द्वारा संविधानवाद के लिए गंभीर चुनौती खड़ी हो जाती है। इस स्थिति का सामना करने के लिए संविधान को आंशिक रूप से और अस्थायी रूप से स्थगित करना आवश्यक हो सकता है। भारत आदि देशों में संविधान में आपातकाल घोषित करने की अनेक व्यवस्थाएं हैं। व्यवहार में देखा गया है कि यदि जन जागरूकता की स्थिति है और संविधानवाद के अस्थायी स्थगन के आधार पर संविधानवाद विरोधी तत्वों का सफलतापूर्वक सामना कर संविधानवाद को पूर्ण और संपूर्ण अंशों में अपना लिया जाता है तो संविधानवाद की रक्षा हो जाती है। लेकिन इन स्थितियों के अभाव में संविधानवाद का अस्थायी स्थगन जो है स्थायी स्थगन का रूप ले लेता है, जो कि संविधानवाद के लिए एक संकट उत्पन्न कर देता है। इसके अतिरिक्त नौकरशाही की निरंतर बढ़ती हुई शक्ति, लोकतंत्र और संविधानवादी परंपराओं के अभाव, वीर पूजा की प्रवृत्ति, जनसंचार के साधनों पर नियंत्रण और जन जागरूकता का अभाव भी विकसित देशों की ये जो संविधानवाद की अन्य समस्याओं में शामिल है। इसके अतिरिक्त विकसित देश भी इन समस्याओं से मुक्त नहीं हैं, लेकिन विकासशील देशों के समक्ष ये समस्याएं गंभीर रूप में हैं। इनके निराकरण के लिए आवश्यक है कि सामर्थ्यवान और मर्यादित शासन होना चाहिए। सामर्थ्यवान से क्या आशय है कि ऐसा शासन जो जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, है ना। जो शासन बदलती हुई स्थिति का सामना करने के लिए सामर्थ्यवान हो, वह जो है स्थायी संविधानवाद का विकास कर सकता है ना। और यदि नागरिकों का कोई समूह अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों अथवा नासमझी में संविधानवाद के लिए एक चुनौती बन जाए तो संविधानवाद की रक्षा के लिए शासन का कर्तव्य हो जाता है कि वह इन तत्वों के विरुद्ध बल प्रयोग करे, लेकिन यह बल प्रयोग उतनी ही सीमा तक होना चाहिए जितनी सीमा तक नितांत आवश्यक हो।
शक्तियों का विभाजन, नियंत्रण और संतुलन तथा सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए, न्याय पुनर्वितरण की व्यवस्था हो, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो, है ना। और राजनीतिक व्यवस्था में अपेक्षित सुधार किए जाएं, जैसे कि व्यवस्थापिका की सदस्य संख्या में कमी की जानी चाहिए और समिति व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए। विधायी और प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार करते हुए अनावश्यक औपचारिकताओं को दूर किया जाना चाहिए और विधानसभा की सदस्यता और मंत्री परिषद के लिए कुछ योग्यताएं अनिवार्य की जा सकती हैं। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संगठन को प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए, है ना, जिससे कि राष्ट्रों के मध्य शांति और सहयोगों की स्थापना हो सके। और जब कोई राज्य अन्य राज्यों के साथ अपने संबंधों में आपसी व्यवहार के मान्य सिद्धांतों की अवहेलना करे, तब अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा उसे ऐसा करने से रोका जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बनाए रखने के लिए जितनी सीमा तक सफल होगा, संविधानवाद को बनाए रखना उतना ही सहज होगा। इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों का सामना करने के लिए संविधानवाद के स्थगन का प्रावधान होना चाहिए अथवा नहीं। इसके लिए यह कहा जा सकता है कि आज की परिस्थितियों में विशेषतः विकासशील देशों में संविधानवाद के मार्ग में जो चुनौतियां आ रही हैं, उनका सामना करने के लिए संविधानवाद की आंशिक स्थगन की व्यवस्था को अपनाया जा सकता है, लेकिन यह आंशिक ही होना चाहिए और कम से कम होना चाहिए। इसके अतिरिक्त शासन की शक्ति पर विधायी और न्यायिक नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे संविधानवाद के अस्थायी स्थगन की व्यवस्था का दुरुपयोग न किया जा सके। धन्यवाद।